Hello students, most welcome in your new class, that is class 12th by us means Uma Public School. Students, today I'm here for teach you class 12th political science. In this political science, you have two kind of the books. In these two book, one second beta. In these two book, one second. Yes. In these two books, first book that is related to the contemporary world politics. In this book, you will deal after 1945 what kind of the scenario faced by politics in world. मतलब 1945 के बाद वर्ल्ड में किस टाइप की पॉलिटिक्स रही उसके बारे में हम इस बुक में पढ़ते हैं। और जो दूसरी बुक है बेटा वो है आपकी ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें आप बात करते हो कि 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भारत में पॉलिटिक्स किस टाइप की रही। और इस बुक को हम पहले स्टार्ट इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि इस बुक से आप बहुत कुछ चीज़ें जानते हो, कुछ काफ़ी वर्ड्स को आप सुन चुके हो और उसको हम एक सीरियलाइज वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस बुक के पढ़ने के साथ में बहुत सारे कीवर्ड्स हम समझ चुके होंगे और जिससे हमें हेल्प मिलेगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ने में, इसीलिए इस बुक को हम पहले पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस जो पहली बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति इस बुक में पूरे सिलेबस को 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया। पहले चैप्टर में हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसको आप देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, जरूर पढ़िएगा कि पहले चैप्टर में का नाम क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का, इस टाइप से आप जरूर पढ़िएगा। सेकंड में जैसे कि डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, मतलब कि जो कांग्रेस है उसका जो डोमिनेंस है उसके बारे में इसमें डील करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट मींस इस चैप्टर में आप बात करोगे कि इंडिया में जो इक्वालिटी कैसे एस्टेब्लिश की गई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू, है ना, लोगों के लिए जो सोशल इक्वालिटी है वो कैसे प्रोवाइड की गई, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। एक्सटर्नल रिलेशन 4 चैप्टर में बात करेंगे। तो इस टाइप से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अभी हम 1 चैप्टर के बारे में बात करते हैं, शुरू करें और बात करें फर्स्ट चैप्टर की। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ऐसा गाइड किया गया है कि आफ्टर 1947 मतलब कि 1947 के बाद देश के सामने देश की जो राजनीतिक थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, मतलब नेहरू जी भी थे, उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे। और जो 3 चैलेंजेस थे उनके नाम जरूर याद करें। 3 डोमिनेंट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स आफ्टर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला चैलेंज था बेटा दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब कि देश में जो नेशन है उसको कैसे बनाया जाए, नेशन क्या होता है इसके बारे में भी बात। तो ये जो पहला चैलेंज था ये पूरा फर्स्ट चैप्टर में डील करना। पहला जो चैलेंज था उसको हमें पहले चैप्टर में डील करना है। सेकंड चैलेंज आपकी पॉलिटिकल लीडर्स के सामने था वो था एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। ये पूरा चैप्टर हम जो 2 है उसमें डील करेंगे, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। और थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वालिटी एंड जस्टिस, मतलब इक्वालिटी को कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे बेटा थर्ड चैप्टर में। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर, ये जो 3 चैलेंजेस याद रखना, ये क्वेश्चन क्या है, 3 चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दीज आर द 3 challenges. Now come to the first challenge, that was nation building. Or for establish the nation, or for the nation building, India faced again 3 kind of challenges, and these 3 kind of challenges we will deal in chapter 1. Got it? अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो, आप किसी भी समय व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो और डिफरेंट मोड्स के थ्रू पूछ सकते हो। आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन बिकॉज बेटा वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस काइंड ऑफ द क्लासेस there is no interaction between me and you. क्लास में हमें पता चल रहा है कि इस बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिपीट कर देते हैं। बट इसमें बेटा प्रॉब्लम यही है कि इसमें पता नहीं चलता है क्योंकि यू विल सी द क्लास लेटर। बट कुछ फायदे भी है, कभी भी आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद ये हम आपको फैसिलिटी देते हैं कि आपको डाउट है तो जरूर उस क्वेश्चन या जो भी पॉइंट मैंने बोला और वो कोई भी वर्ड है वो आपको नहीं समझ में आता, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं। डेमोक्रेसी आपको आता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है आपको पता है नहीं, नेशन का मतलब क्या है आपको पता है नहीं पता। मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की, बट कोई वर्ड ऐसा हो जाए जो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो आप क्या करेंगे, जरूर पूछ लेंगे। आई विल प्रोवाइड द डिटेल कहाँ आपको पूछना है। तो हम बात कर रहे थे बेटा पहले चैप्टर में चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब नेशन बिल्डिंग को कैसे किया जाए, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर के सामने क्या था, एक ग्रेट चैलेंज। इसके लिए वो 3 चीजों को फेस करेंगे और तीनों चीजें हमारे चैप्टर 1 में हमें पढ़ानी। पहला बेटा हम डील करेंगे मैनेजिंग द पार्टीशन, मतलब देश में जो पार्टीशन हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस 1947 में हम हुए, उसके साथ में हमें ब्रिटिशर्स ने डिवाइड भी कर दिया। हिंदुस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट पार्टीशन आल्सो। सो हम पहला चैलेंज है जो पार्टीशन का, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन हुए, इसके बारे में इसमें बात करने वाले हैं। और सेकंड जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मींस मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे देश में। इन छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के राजा और नवाब थे, इनको कैसे इंटीग्रेट करके एक देश नेशन को
एक नेशन बिल्ड किया जाए, ये पटेल साहब ने किया, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और थर्ड जो बेटा आपका टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हम बात करेंगे इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, मतलब कि जो डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पर पार्ट थे कंट्री में, वो अपने अलग सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं। मतलब जस्ट लाइक द कोई एक पार्ट कहेगा कि भाई हमें एक दूसरा स्टेट बना दो, तो इस टाइप की बातें जो होंगी वो हम इसमें बात करेंगे। उसको कैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने डील किया, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो ये 3 मेजर डोमिनेंट चैलेंजेस हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर 1 फॉर नेशन बिल्डिंग। दीज आर द चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग एंड दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल लीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इज इट क्लियर? ओके, you will surprised these kind of 3 dominant challenges for nation building Indian political leader resolved within 10 year। मतलब कि 1947 के बाद बेटा 1957 तक ये तीनों चैलेंजेस जो काफ़ी ग्रेट थे, काफ़ी बड़े थे, इनको रिजॉल्व कर लिया गया आवर पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू। इट वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर लीडर। नाउ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने लगभग सभी फ्रीडम फाइटर्स इस बात पे एग्री थे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब देश की आज़ादी होने के बाद हम अपने देश में क्या एस्टेब्लिश करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है इसके बारे में अभी बात करते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट था उस पर एग्री थे, दैट वाज सोशलिस्ट। मतलब कि पॉलिटिकल लीडर सभी आज़ादी से पहले कह चुके थे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी विल एस्टेब्लिश इन अवर कंट्री एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज वेल एज सोशलिस्ट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, जनता उसको चुनेगी, इलेक्ट करेगी, उसके बाद जो सरकार चुनी अपॉइंट हो जाएगी वो सरकार जनता के लिए काम करेगी, है ना। तो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम 9th क्लास आप पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो दिस काइंड ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ सोशलिस्ट गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट हु डज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। मतलब ऐसी सरकार जो जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए काम करती है। ओके, सो ऐसी प्रोविजन हमारे पॉलिटिकल लीडर पहले से कर चुके थे। तो अब हमारे सामने ये चैलेंज होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाए। एक स्पीच है इस चैप्टर में, उसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जो स्पीच है ये नेहरू जी ने दी थी जब आपका देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो इस पीरियड में जब नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने जो बातें बोली, इसमें कुछ ऐसी बातें बोली गई थी नेहरू जी के द्वारा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको माइनॉरिटीज को भी, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग यहाँ रह जाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पाकिस्तान रीजन में नहीं जाएंगे, उनको उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना है। ऐसे प्रोविजंस इन्होंने इस स्पीच में दिए थे। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर नेशन बिल्डिंग दैट वाज पार्टीशन। बेटा इन दिस टाइम ऑफ पार्टीशन, एक ये पार्टीशन हुआ क्यों था, पहले तो ये बात करते हैं दोस्तों। ये इसलिए हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज द हेड ऑफ द मुस्लिम लीग दैट वाज द पॉलिटिकल पार्टी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कंसेप्ट दिया था, थ्योरी दी थी, उसको टू नेशन थ्योरी बोला जाता है। इस टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है उसमें एक राष्ट्र नहीं है, एक नेशन नहीं है, इसमें 2 नेशन है। एक नेशन है मुस्लिम और दूसरा है हिंदू। ओके, उनके हिसाब से, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से, वो कहते हैं कि इंडिया में विद देयर ओन कस्टम, मतलब कि दोनों हिंदू एंड मुस्लिम अपने अलग कस्टम्स को रखते हैं, अपने अलग रिलीजन है उनका एक ट्रेडिशन भी अलग अलग है। इसलिए सोशल एंड मोरल पॉइंट्स ऑफ व्यू, इसीलिए मुस्लिम शुड बी एबल टू, मतलब कि जब एक नेशन हिंदुस्तान में केवल हिंदू नहीं रहते, इसमें हिंदू और मुस्लिम 2 नेशन रहते हैं, इसीलिए मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र, एक अलग नेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, ऐसी उनकी मांग थी इस टू नेशन थ्योरी में। ओके, इस थ्योरी को अपोज किया था बाय द कांग्रेस पार्टी के, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। ओके, दीज आर द पॉइंट्स। मतलब देश को आज़ादी 47 में मिली। ओके, इट्स ओके, यू नो अबाउट द थिंग्स। बस इस स्लाइड में केवल इतना काम का बेटा, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी और व्हाट ही एक्सप्लेन इन द टू नेशन थ्योरी, क्या उन्होंने टू नेशन थ्योरी में कहा था। एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, बिकॉज कंट्री देयर आर 2 काइंड ऑफ द people who are living, Hindus and Muslim, and both have different kind of the separate kind of the custom, culture. That's why
for the Muslim there should be a separate nation. This was the object of the two nation theory. Okay, now अब आते हैं बात अपने पार्टीशन के ऊपर। इसीलिए पार्टीशन हुआ, ब्रिटिशर्स मान गए उनकी बात को और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ओके वी विल डिवाइड द हिंदुस्तान इन टू पार्ट। अब आते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ये जो जब डिसीजन लिया गया कि इंडिया वुड डिवाइड इन टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड ये भी कहा गया कि जिस एरिया में मुस्लिम लोग डोमिनेंट पॉपुलेशन में होंगे उस एरिया को पाकिस्तान में दे दिया जाएगा और जो रिमेनिंग एरिया रहेगा वो हिंदुस्तान का पार्ट रहेगा। अगर हम बात करें कि उस समय की, एक मिनट इसमें मैप दिया है, हाँ दिस इज द मैप। ओके बेटा, ये पहले बिफोर 1947, अगर हम बात करें 1947 से पहले, तो 1947 से इंडिया जो था वो कुछ ये था बेटा, मतलब कि इंडिया में पाकिस्तान का भी पार्ट था। मतलब ये टोटल एरिया अगर आप देखें, ये जो आपको बाउंड्रीज दिख रही है बेटा, ये हमारा हिंदुस्तान पूरा हुआ करता था। 1947 में क्या हुआ कि जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो एरिया था, ये जो एरिया प्रोवाइड कर दिया गया एज ए पाकिस्तान और इसको नाम दिया गया वेस्ट पाकिस्तान। और जो ईस्ट में मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था वो बेटा ये था और इसको नाम दे दिया गया, ये वाला एरिया, इस एरिया को नाम दे दिया गया ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और इसका नाम हो गया बांग्लादेश। ये अपना टॉपिक भी है, बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने समझा कि जब हिंदुस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये किस बेस पर डिवाइड किया जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो ये डिसाइड किया गया कि जिस एरिया में मुस्लिम डोमिनेंट लोग हैं, मतलब कि जनसंख्या में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, उस पार्ट को पाकिस्तान नाम दे दिया जाएगा और जो बचा हुआ एरिया होगा वो क्या होगा, हिंदुस्तान होगा। ओके, तो इस टाइप से डिसाइड किया गया। अब आप बात करते हैं पोर्शन पे। ये जो डिसीजन था और जो पार्टीशन हुआ वो बहुत ही पेनफुल था, डिफिकल्ट टू डिसाइड एरिया। किस एरिया को, अभी मैंने बोला कि डिसाइड तो कर लिया गया कि जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वो हो जाएगा क्या, पाकिस्तान। बट इंडिया में रियल में कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहां पर कंप्लीटली डोमिनेंस किसी भी कम्युनिटी का हो। मतलब पहले तो डोमिनेंस समझ लेते हैं बेटा। सपोज दैट अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 लोग ही रहते हैं, इसमें से 40% या 40% हिंदू हैं और सपोज 35% मुस्लिम हैं और रिमेनिंग इट मीन्स 25 आर सिख पर्सन्स। तो बेटा ये जो पर्सन हिंदू हैं ये माने जाएंगे हिंदू डोमिनेंट एरिया। मतलब ये जो ग्रेटर नोएडा हिंदू डोमिनेंट एरिया माना जाएगा और जो बचे हुए रिमेनिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनको माइनॉरिटी में माना जाता है। ओके, तो एक ही कम्युनिटी के लोग डोमिनेंट हो सकते हैं, उसके अलावा जिनको जो डोमिनेंट होते हैं उनको मेजॉरिटी में बोला जाता है और जो बचे हुए सेक्शन होते हैं उनको माइनॉरिटीज में बोला जाता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि पार्टीशन के समय लोग जब एक दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को अभी समझेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम हुई, उनके साथ किस टाइप का बिहेव किया गया। एंड सेकेंड, डिफिकल्ट टू डिसाइड द एरिया, दिस वाज आल्सो द प्रॉब्लम कि किस एरिया को डिसाइड किया जाए कि ये पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि किसी भी एरिया में ऐसा नहीं था कि एक एरिया में टोटल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हो, वहाँ पर डेफिनेटली कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी रहते थे, उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक चैलेंज था। एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। थर्ड दिस, अब प्रॉब्लम क्या क्या थी, डिफिकल्टीज के बारे में, मतलब कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। पूरे हिंदुस्तान में बिफोर 1947 कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी कंप्लीटली हो। सेकंड प्रॉब्लम, नो ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू पाकिस्तान। अगर कोई भी एरिया एक ऐसा था जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस में थे, ज़्यादा संख्या में थे तो थे, बट वहाँ अदर कम्युनिटी भी थी। मिस्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, ही वॉज द सीमांत गांधी, मतलब कि गांधी के बराबर इनको माना वैल्यू दी जाती थी। ये जो इनका जो मतलब रेजिडेंस था और इनकी जहाँ चलती थी दैट वाज द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, मीन्स ही वाज इन द फेवर ऑफ
हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। तो ये बात, दिस वाज आल्सो अ ग्रेट चैलेंज और प्रॉब्लम आल्सो। थर्ड, पंजाब एंड बंगाल, यही इसी में से इन्हीं एरिया में से काट के पाकिस्तान को दिया गया था। तो पंजाब और पाकिस्तान जो बंगाल थे हैड वेरी लार्ज एरिया, मतलब एक बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल एरिया था इनका, वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, मतलब इन एरियाज में नॉन मुस्लिम लोग भी रहते थे, वो काफ़ी मेजोरिटी में थे, काफ़ी जनसंख्या में थे। मतलब क्या हुआ कि देखो, डिसाइड तो कर लिया गया कि ये पाकिस्तान में होगा और ये भी पाकिस्तान में होगा, ये ईस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा, ये वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन ऐसा भी तो था कि सपोज दैट इस एरिया में कोई एक एरिया ये था, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा जनसंख्या में है और मुस्लिम कम जनसंख्या में है। तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इस एरिया को, इस टोटल एरिया को पाकिस्तान में ही रखा जाए? ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू डोमिनेंट है, हिंदू ज़्यादा जनसंख्या में, तो इसको हिंदुस्तान में रखा जाए। ऐसे ही इंडिया में भी प्रॉब्लम थी। इंडिया में भी जैसे लाइक दैट हैदराबाद, यहाँ पर अगर मान लो तो वो, ये भी प्रॉब्लम थी, तो इनको कैसे पाकिस्तान में थोड़ी ना शामिल किया जा सकता है। तो ये बात, ये प्रॉब्लम्स थी उस समय बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स। ओके, फाउंड देमसेल्व्स एज, मतलब कि जो माइनॉरिटीज थे दोनों साइड में, पाकिस्तान वाले जोग्राफिकल एरिया में और हिंदुस्तान वाले जोग्राफिकल एरिया में, वो दोनों ही साइड में अपने आप को ट्रैप फील कर रहे थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे, अनडिजायरेबल एलायंस, और उनके साथ में जो बिहेव किया जा रहा था वो एक एलियंस की तरह किया जा रहा था। मतलब कि ये एक्सपेक्टेड कर रहे थे उनके पास में जो लोग रह रहे थे कि ये तो बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। जैसे सपोज कीजिए इस एरिया में किसी भी, ये जो वेस्ट पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पर अगर कोई हिंदू फैमिली रह रहा है, वो सदियों से रह रहा है, उसके दादा परदादा भी रहते थे, बट अब उसके साथ में एलियंस की तरह बिहेव किया जा रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही थी, उसके साथ सही कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा था। ऐसे ही हिंदुस्तान के जो पार्ट में जो मुस्लिम कम्युनिटी रह गए, मुस्लिम लोग रह गए उस समय, उनके साथ भी इस टाइप का बिहेव किया जा रहा था। तो दिस वाज आल्सो अ प्रॉब्लम इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर एंड हैड लिव्ड फॉर सेंचुरी, मतलब बहुत पहले से उनके साथ। तो हमने क्या बात की कि पार्टीशन के समय क्या क्या डिफिकल्टीज थी। पहली डिफिकल्टी पार्टीशन में ये थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी जो मुस्लिम मेजोरिटी थी जिससे कि उसको टोटली डिक्लेयर किया जा सके एज ए पाकिस्तान। दिस वाज आल्सो अ फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज, नो ऑल मुस्लिम मेजोरिटी वर इंटरेस्टेड टू गो इन द पाकिस्तान, दिस वाज आल्सो द चैलेंज, or we can say difficulty in the process of partition. And third problem in the process of partition, that was in the area of Punjab and Bengal, a very large area where the non-Muslim were in majority, मतलब कि इन एरियाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेजोरिटी में थे। अब उनको कैसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये भी सही नहीं था, उनको भी लाना, माइग्रेट कराना जरूरी था दोनों साइड की गवर्नमेंट के लिए। थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स, जो दोनों साइड में माइनॉरिटीज रह गए थे उनके साथ में रॉन्ग बिहेव किया जा रहा था, उनको वो ट्रैप फील कर रहे थे, वो अनडिजायरेबल एलियंस की तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इन द पार्टीशन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द, पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वायलेंट सेपरेशन ऑफ द कम्युनिटीज। दोनों साइड में जो लोग आपस में एक भाईचारे की तरह रह रहे थे, सदियों से रह रहे थे, अब उनको माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना था। टाइम में 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया लगभग, और 5 से 10 लाख लोगों की कैजुअलिटी हो गई, उनको मार दिया गया, किल्ड कर दिया गया। दिस वाज आल्सो अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन। सेकंड कॉन्सिक्वेंस बेटा था ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में जो पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, मतलब इधर पाकिस्तान से इधर आ रही है, ये पार्ट भी पाकिस्तान का था, ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ से भी हिंदुस्तान में आनी है, और हिंदुस्तान से इधर जाना है, और इस एरिया से भी कुछ लोगों को इधर जाना है। इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसे दी जाए? तो आप अगर मूवी बच्चों ने किसी ने देखी हो इस टाइप से पार्टीशन के बेस पर जो मूवी हो, तो उसमें देखेंगे कि ट्रेन के थ्रू लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक ट्रेन पे लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हुए हैं। तो जो पॉपुलेशन थी वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में माइग्रेट करना था, लार्जेस्ट संख्या थी उनकी, मोस्ट एब्रप्ट थे, अनप्लान्ड था और ट्रेजिक था, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। थर्ड कॉन्सिक्वेंस दैट वाज किलिंग्स बड़ी संख्या में हुई, एंड एट्रोसिटीज, बहुत सारे लूटपाट हुई, बोथ साइड, दोनों साइड में लोगों का सामान छीन लिया गया, उनको मार दिया गया। फोर्थ, सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, मतलब दीज आर द सिटीज हु बिकेम इनटू
कम्युनल जोन्स, मतलब यहाँ पर वायलेंस बहुत हाई लेवल पे हुआ और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वायलेंस हाई लेवल पे हुआ था। बोथ कम्युनिटीज स्टेड अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ अदर्स प्रीडोमिनेंस, मीन्स दोनों कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू, सपोज दैट हिंदुस्तान में अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो मुस्लिम पर्सन्स विल नॉट गो, और वी कैन से विल नॉट प्रीफर टू गो इन दोज एरियाज वेयर द हिंदूज आर इन डोमिनेंस। ऐसे ही पाकिस्तान में हिंदू लोग मुस्लिम लोगों के एरिया में जाना बंद कर देंगे क्योंकि उनको डर रहेगा। सिक्स consequence of partition that was people forced to abandon and their homes, मतलब कि लोग अपने घर में ही जहाँ सदियों से रह रहे थे अब डर से रहने लगे, एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, और उनको ऐसी हालात में बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में जाना था। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग बाय ऑल द सॉर्ट्स ऑफ द मीन्स ऑफन बाय फूड, उनको खाने पीने की भी शॉर्टेज थी, वो कैसे मैनेज करें, दूसरी जगह अगर वो जाते हैं तो उनको रहने के लिए प्रॉब्लम होगी, उनको खाने की प्रॉब्लम होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी कॉन्सिक्वेंस में ही कंप्लीट की जा सकती हैं। नेक्स्ट, आफ्टर अटैक किल्ड और रेप इन द जर्नी, मतलब दीज काइंड ऑफ द थिंग्स बी फेस्ड बाय द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज when they moving from one place to another place. They secured temporary shelter. When they reached at that place where they want to go, they received the refugee camps for their shelter. मतलब कि जब पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में आए तो उनको क्या प्रोवाइड किया गया? रिफ्यूजी कैंप्स, सो दैट दे कैन लिव देयर एंड कैन स्टार्ट देयर लाइफ again. Now, next consequence that was women were abducted, forced into marriage, मतलब कि फीमेल्स को अनदर रिलीजन में शादी करने के लिए फोर्स किया गया, उनको मार दिया गया बाय द एब्डक्टर और द प्रेशर ऑफ द फैमिली ऑनर। समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी फैमिलीज ने अपनी बेटियों को या फीमेल्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को किल्ड, मार दिया गया उनके द्वारा फॉर द ऑनर, फॉर द फैमिली ऑनर। बहुत सारे बच्चे सेपरेट हो गए, मतलब खो गए अपने फैमिली से। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, फाउंड अनहेल्पफुल, मतलब कि जो लोग सदियों से अपने एरिया में रह रहे थे उनको कोई भी किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से हेल्प नहीं मिल पा रही थी। मतलब बहुत सारे जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने इस सिचुएशन को एज ए डिवीजन ऑफ हार्ट्स एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड द एसेट्स, पॉलिटिकल डिवीजन, मीन्स जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ दो पार्ट में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो ये डिसाइड किया गया कि जो जितने भी एसेट्स हैं हमारे देश की, लाइबिलिटीज़ हैं मतलब कि दूसरों को जो देना बचा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉलिटिकल डिवीजन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस, मीन्स कि एवरीथिंग शुड बी डिवाइड इन फाइनेंशियल एसेट्स, थिंग्स, टेबल, चेयर, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी डिवाइड करने का प्रोविज़न किया गया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो हमने ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा, 12 कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े हैं। इसमें से अगर 6 to 7 पार्टीशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी याद रहते हैं, दैट आर एनफ। एक क्वेश्चन है, आफ्टर द डिसएग्री टू नेशन थ्योरी, मीन्स different political leader of the Congress as well as other political group, they were not interested in a division of our nation on the base of community, or we can say on the base of religion. Then partition was on the religious base. Did that make India a Hindu nation automatically? मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जब सभी लीडर टू नेशन थ्योरी से एग्री नहीं थे, उसके बाद भी देश का जो डिवीजन हुआ वो किसके बेस पे हुआ? रिलीजन बेस पे हुआ। तो क्या इससे ये डिक्लेयर हो जाता है कि इंडिया एक कैसा है? हिंदू नेशन है? इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वाई? आफ्टर द माइग्रेशन, मतलब कि आज़ादी के बाद जब माइग्रेशन हुआ तो उसके बाद भी हमारे देश में 12% मुस्लिम पॉपुलेशन बची हुई थी इन 1951 सेंसस। मतलब कि कैसे कह सकते हैं कि इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस बिकेम अ हिंदू नेशन? नहीं, बिकॉज 12% पॉपुलेशन हमारे देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, तो कैसे हम हिंदू नेशन नहीं कह सकते हम। और उसके अलावा अदर माइनॉरिटीज भी थी,
Although, like the Muslim League, they were organization which were trying to organize the Hindus in order to turn India into Hindu nation. मतलब जैसा कि मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट नेशन, उसी टाइप से हमारे देश में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिमांड कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि इंडिया को एक हिंदू नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, मतलब कि हमारे नेशनल मूवमेंट के जो अधिक और जो फेमस लीडर थे, उनका ये विश्वास था दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल द रिलीजन इक्वली, मतलब इंडिया में सभी रिलीजन को बराबर बराबर इक्वली राइट्स दिए जाए, मतलब कि सेकुलर कंट्री बनाने का उनका प्लान था। एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेट, मतलब किसी भी कम्युनिटी को सुपीरियर स्टेट देने का उनका कोई भी प्लान नहीं था। एलिमेंट्स ऑफ वन फीथ इन द इंटीरियर ऑफ दोज प्रैक्टिकल एंड अनदर रिलीजन, मतलब इट मीन्स that's why India became a secular country and all the community achieved equal rights in our country after the independence. That's why we can say India is not a Hindu nation. Now, all citizens would be equal irrespective of their religion affiliation. Being religious or a believer is क्वेश्चन के आंसर में हम ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे कि ऑल सिटीजन वुड इक्वल, मतलब इंडिया में सभी रिलीजन्स के लोगों को बराबर रेस्पेक्ट दिया जाता है, सभी लोगों के साथ बराबर बिहेव किया जाता है, इक्वल बिहेवियर किया जाता है। बीइंग रिलीजियस और ए बिलीवर वुड नॉट बी एबल टू टेस्ट, मतलब कि एक धर्म को सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं माना जाता, टेस्ट नहीं माना जा सकता। देश चेरिश, मतलब कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग बराबर यहाँ पर चेरिश करते हैं, एंजॉय करते हैं। आइडियल, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस टाइप के प्रोविजंस को किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, दैट इज द स्पीच ऑफ नेहरू इन 15 अगस्त 1947। इस स्पीच में नेहरू ने ऐसा बोला है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं उनको हमें इक्वल बिहेव उनके साथ करना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब हिंदूज हैं और अनदर कम्युनिटी, उनके साथ में कैसा बिहेव किया जा रहा है। तो ऐसी स्पीच नेहरू के द्वारा भी दी गई थी। अब हम बात करते हैं, तो हमने अभी क्या स्टडी किया बेटा, पहले हम ये देख लेते हैं। हमने अबाउट द पार्टीशन, पार्टीशन क्या था, टू नेशन थ्योरी की वजह से पार्टीशन हुआ था, और टू नेशन थ्योरी दी थी मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन। प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन जो थी, इसमें हमने देखा कि वो कितना डिफिकल्ट था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन, और ये पार्टीशन का डिसीजन था वो कैसे लिया गया था। तो जो डिफिकल्टीज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों पार्टीशन करते समय हमारे जो लीडर थे उनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजन्स। नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन के क्या, पार्टीशन होने से क्या क्या परिणाम हुआ, मतलब क्या क्या नुकसान हुए, वो सारे हमने नुकसान के बारे में इस स्लाइड में बेटा देखा है। अगर कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिए और आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन डिटेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग बिहाइंड द पॉइंट। ओके, इन दिस slide we completed this question, means after disagree of two nation theory, India got the partition on the base of religion. So is it the situation of the Hindu nation? No, this was not the situation of Hindu nation because of these 3 points. We, in support of this answer, we will provide these 3 factual information, or we can also add the speech of Nehru. Okay, so now, and in the next video I will try to complete the second challenge of our first chapter, that would be integration of the princely states, means what we will understand the things behind the princely states and how these princely states be combined by the Patel in a single nation, that is our country India. Okay, so thank you very much for listening this video.